हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। न्यू सक्सेस जोन के इस वीडियो में आज हम लोग सेट नंबर 26 और सेट नंबर 27 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं 1 से लेके 25 तक सेट का डिस्कशन करवा चुका हूं। आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आते हैं पहला सवाल पे। पूछा जा रहा है कि अस्थिर तापमान पर यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं आइडियल इक्वेशन ऑफ गैस, तो गैस का जो आइडियल इक्वेशन होता है वो पी बराबर एन आर टी होता है। तो इसमें कह रहा है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया है, तो यहाँ पे नंबर और मोल एन होता है, आर होता है गैस नियतांक, और टी को भी कांस्टेंट कर दिया गया। तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पी वी बराबर हो जाएगा सी। तो यहाँ से पी वी बराबर हो जाएगा सी। तो पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, आयतन को कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, P बराबर हो जाएगा P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा जो प्रेशर जो हो गया वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ जाता है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, तो प्रेशर यानी कि दाब बढ़ जाएगा। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा कि उसका दाब बढ़ जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो कार्य करता है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करेगा। अगले सवाल पे आते हैं। उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक कौन थे, तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम था आर्किमिडीज। अगले सवाल पे आते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। अगर ध्वनि में उतार चढ़ाव होगा तो उसकी आवृत्ति में, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अगले सवाल पे आते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो पूछा जा रहा है कि परमाणु बम जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, जबकि अगर हाइड्रोजन बम पूछा जाए तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करेगा। कौन सा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होगा वो नाभिकीय संलयन पे काम करेगा। अगले सवाल पे आते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष हो जाए, तो ये हो जाएगा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। और ये जो द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध है ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, और जो इक्वेशन जो था वो इक्वेशन था E बराबर mc²। इसे ही कहा जाता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, और ये निष्कर्ष था किसका, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का। अगले सवाल पे आते हैं। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा, यह कथन किसका था, तो ये कथन था एडविन हब्बल का। अगले सवाल पे आते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ग्रह के नियम था, उस ग्रह के गति के नियम को प्रतिपादित किया गया था केपलर के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के केंद्र, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है, तो ये कथन है कोपरनिकस का। तो इस सवाल में इतना देखना है। पूछा जा रहा है कि सौरमंडल के केंद्र में क्या है, तो सौरमंडल के केंद्र में क्या है, तो सूर्य है। तो यह सिद्धांत दिया गया था कोपरनिकस के द्वारा, और इसे कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या कहा जाता है दोस्तों इस सिद्धांत को, इसे कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। उसके बाद एक और सिद्धांत दिया गया था टॉलमी के द्वारा। टॉलमी ने कहा था कि सौरमंडल के केंद्र में जो है पृथ्वी है, और इसे जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। तो दो कथन आप लोग को याद रखना है। अगर पूछा जाए कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, तो ये कथन दिया गया था कोपरनिकस के द्वारा, और इसे कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और टॉलमी के द्वारा कहा गया था कि सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है,
इसे कहा जाता है जियोसेंट्रिक थ्योरी। आते हैं अगले सवाल पे। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारा और सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वह है नाभिकीय संलयन। अगले सवाल पे आते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज किया गया था, यानी कि उत्प्लावकता का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? तो पौधे में भी जीवन होता है यह बतलाया गया था जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बसु के द्वारा यह बताया गया था। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्याही सोखता जो है यह केशिकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगले सवाल पे आते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। पूछा जा रहा है कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह किस क्षेत्र में मिला था? तो वह प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला था, और इसको नोबेल पुरस्कार जो मिला था ये 1921 में मिला था, और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह 1901 में इसका शुरुआत हुआ था। और यह नोबेल पुरस्कार जो है ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया छाता है। पहला क्षेत्र है चिकित्सा, दूसरा भौतिकी, तीसरा रसायन, चौथा शांति, पाँचवा इकोनॉमिक्स और छठा है साहित्य। और शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, और अन्य 5 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वे स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है यह गणना के सिद्धांत पर आधारित है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? पूछा जा रहा है जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो ये दाब विद्युत प्रभाव पे कार्य करती हैं। अगले सवाल पे आते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करेगी? तो ये फैराडे के नियम पे काम करती है। अगले सवाल पे आते हैं। परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी जो होती है ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करती है। किस पे काम करेगी परमाणु घड़ियाँ? तो ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण कार्य करती हैं। आते हैं अगले सवाल पे। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेजर जो होती है वो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर कार्य करती हैं। अगले सवाल पे आते हैं। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रडार की जो कार्य प्रणाली होती है वो रेडियो तरंग का अपवर्तन होता है। अगले सवाल पे आते हैं। हाइड्रोजन बम जो होता है वह आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम जो आधारित होता है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जबकि ये पूछा जाए कि परमाणु बम जो होता है वह किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? तो परमाणु बम जो होती है वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करेगी। अगले सवाल पे आते हैं। लेंज का नियम किससे संबंधित है? पूछा जा रहा है कि लेंज का जो नियम है यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। अगले सवाल पे आते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग होता है? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है तो हम यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करेंगे, जबकि जीवाश्म और पेड़ पौधे की जब आयु ज्ञात करना होता है तो उसमें हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि जीवाश्मों एवं पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है, तो इसमें की जाएगी कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाएगा। स्टोक्स का नियम संबंधित है, तो स्टोक्स का जो नियम होता है ये संबंधित होता है द्रव में गिरती हुई गोली से। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम कौन सा नियम है? तो यह जो नियम होता है ये ओम्स लॉ होता है, ओम का नियम होता है। अगले सवाल पे आते हैं। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि कौन सी होती है? पूछा जा रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण करेंगे उसमें कौन सा विधि हम प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम
फेन प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन होती है? तो ये होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत को जो प्रतिपादित किए थे वे वैज्ञानिक थे डार्विन। और डार्विन जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। अगले सवाल पे आते हैं। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कहा गया था हक्सले के द्वारा। पूछा जाएगा कि जीव द्रव जो है यह जीवन का भौतिक आधार माना है, किसके द्वारा? तो हक्सले के द्वारा यह माना गया है। अगले सवाल पे आते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत या म्यूटेशनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ह्यूगो ड्यू ब्रिज के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था डार्विन का, और यह इंग्लैंड का रहने वाला था। देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आनुवांशिकता के जनक कौन थे? तो आनुवांशिकता के जो जनक थे वे ग्रेगर जोहान मेंडल थे, और ये ऑस्ट्रिया के पादरी एवं वैज्ञानिक थे। पूछा जाएगा कि ग्रेगर मेंडल का संबंध किस देश से था? तो इसका संबंध था ऑस्ट्रिया से। कहाँ से था? तो ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अगले सवाल पे आते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था जोहानसन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है? तो मनुष्य का जो आनुवांशिक रोग है ये है हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं उसके रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगले सवाल पे आते हैं। जेनेटिक्स नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो जेनेटिक्स नाम दिया गया था बेटसन के द्वारा। जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पूछा जा रहा है कि जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मॉर्गन और कैपस के द्वारा। पुरुष जीन संघटक होता है। पूछा जा रहा है कि पुरुष में कौन से किस किस जीन का संघटक होता है? तो ये होता है पुरुष में एक्स और वाई होता है। जबकि ये पूछा जाए कि महिला जीन का कौन कौन संघटक होता है? तो महिला में एक्स होता है। अगले सवाल पे आते हैं। गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था मेंडल के द्वारा, और ये ऑस्ट्रिया का पादरी एवं वैज्ञानिक था। अगले सवाल पे आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी व्यक्ति को कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। सहजीविता का उदाहरण क्या है? तो सहजीविता का उदाहरण लाइकेन होता है, और लाइकेन जो बनता है वह शैवाल और कवक को एक साथ जोड़ने पे बनता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। वातावरण में जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वातावरण में जीवों के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है, यानी कि इकोसिस्टम कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। जीन बने होते हैं, तो जीन जो बने होते हैं ये डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए का पूरा नाम पूछा जाए तो इसका पूर्ण रूप होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। पूछा जा रहा है कि जो लाइकेन सहजीवी जो होते हैं वह पाए जाते हैं, तो ये शैवाल और कवक दोनों में पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? शैवाल और कवक दोनों में पाए जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं।
सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। सारगासो समुद्र का जो नाम पड़ा था यह शैवालों के कारण पड़ा था। और ये पूछा जाए आप लोगों से कि सारगासो सागर कहाँ पड़ता है, तो सारगासो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। और इसका नाम सारगासो समुद्र क्यों पड़ा था, तो शैवालों के कारण इसका नाम सारगासो समुद्र पड़ा था। अगले सवाल को देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है दोस्तों वह हमेशा सीधा होता है। और ये पूछा जाए कि ऊर्जा का जो 10% नियम था, कितना प्रतिशत नियम, 10% नियम जो था यह किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था लिंडमैन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में कौन अजैविक कारक है। पूछा जा रहा है कि अजैविक कारक है तो वैसे कारक जो सांस नहीं ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी, जल हो जाएगा, जल भी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा और ताप भी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगले सवाल पे आते हैं, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है वो मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है वह किसके द्वारा होता है। बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। और पिता में जो गुणसूत्र होता है पुरुष में XY दोनों होता है, जबकि महिला में कौन कौन गुणसूत्र होता है, तो महिला में सिर्फ एक गुणसूत्र होता है और वो XX होता है। अगले सवाल पे आते हैं, सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन होता है। तो सबसे बड़ा गुणसूत्र जो होता है उसे ट्रिलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिलियम। और ये पूछा जाए कि सबसे छोटा गुणसूत्र कौन होता है, तो सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होता है। अगले सवाल पे आते हैं, सबसे छोटा गुणसूत्र, तो सबसे छोटा गुणसूत्र हो जाएगा शैवाल का। अगले सवाल पे आते हैं, जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था। तो इससे 3 सवाल आपको लोग को याद रखना है कि जीन शब्द का पता किसने लगाया था, तो जोहानसन ने लगाया था। और कब लगाया था, तो 1909 में जोहानसन के द्वारा जीन शब्द को खोजा गया था। अगले सवाल पे आते हैं, डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई होती है वह जीन होता है। डीएनए का पूर्ण रूप जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला सवाल है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों को क्या कहा जाता है। जो वैसा गुणसूत्र जो अनुवांशिक पदार्थों में पाया जाता है उसे जीनोम कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था। तो जो संपूर्ण जेनेटिक कोड है उसका पता अरविंद खुराना के द्वारा लगाया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, अरविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इस कार्य के लिए उसे मतलब किस कार्य के लिए, तो जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो मिला था यह 1968 में मिला था। कब मिला था, 1968 में से नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में और ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा और अन्य 5 क्षेत्रों में दिया जाता है स्वीडिश यानी कि स्वीडन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, अनुवांशिक रोग रंग वर्दानता या कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो ये लाल और हरा रंग का पहचान, मतलब जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो गया वह लाल और हरा में लाल हरा रंग को पहचान नहीं पाता है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा लाल एवं हरा। अगले सवाल पे आते हैं, लाइकेन सूचक होते हैं। तो लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण को। और लाइकेन कहाँ किस किस चीज़ में देखने को मिलता है, तो ये शैवाल और कवक में देखने को मिलता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो जीवों के प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया गया था ये डार्विन के द्वारा दिया गया था और यह इंग्लैंड का रहने वाला था। अगला सवाल है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है।
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था अरविंद खुराना को, और अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो मिला था ये 1968 में मिला था। अगले सवाल पे आते हैं। जीन अवस्थित होते हैं, तो पूछा जा रहा है कि जीन अवस्थित कहाँ होते हैं? तो जीन जो होते हैं ये गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगले सवाल को देखते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वंशागति का जो नियम होता है उसका जो हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसके अध्ययन को कहा जाता है अनुवांशिकी। तो कह सकते हैं कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण कौन है? तो पर्यावरण में जो अजैव घटक का जो उदाहरण है ये वायु हो जाएगा, जबकि वनस्पति और जानवर क्या है? तो ये जैव घटक है। अगले सवाल पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो म्यूटेशनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था हुगो डी ब्रिज के द्वारा। जबकि ये पूछा जाए कि और हक्सले के बारे में आप लोग को याद रखना है कि जीव जो होता है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह बताया था हक्सले ने कि जीव जो होता है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। यह बताया गया था हक्सले के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डार्विन के द्वारा। और यह कहाँ का वैज्ञानिक था? ये इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग का 2 सेट कंप्लीट हो चुका है, सेट नंबर 26 और सेट नंबर 27। उम्मीद है आप लोगों को देखकर अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।